नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो AIB 18 का एग्जाम हुआ था 10 दिसंबर 2023 को, और उसके बाद AIB 19 जो एग्जाम होने वाला है मोस्ट प्रोबली 2024 में 2 साइकिल में होगा। 2 साइकिल में होता है तो आप मान सकते हो कि एग्जाम आपका मई जून में होने की संभावना है। अगर 2 साइकिल में नहीं होता तो वही एज यूजुअल जो उसका टाइम है वो अक्टूबर नवंबर के आसपास होगा 2024 में। ठीक है, तो हमें जो AIB 18 का जो पेपर हुआ है उससे कुछ देखिए आपको चीजें सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि इस बार पेपर का थोड़ा सा पैटर्न या क्वेश्चंस का लेवल आप कह सकते हो थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया है। और वो मैंने जब आप AIB 18 की प्रिपरेशन कर रहे थे एग्जाम से पहले मैं आपको साथ ही साथ बता रहा था कि बिना पढ़े एग्जाम देने मत जाना, क्योंकि धीरे धीरे इस एग्जाम का लेवल इंक्रीज किया जा रहा है। जैसे इस बार इन्होंने जो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, पहले आपके 40 नंबर होते थे जनरल OBC के, इस बार इन्होंने 45 कर दिए। SC ST के पहले 35 होते थे, इस बार इन्होंने 40 कर दिए। तो क्वालिफाइंग मार्क्स को भी इंक्रीज किया और क्वेश्चंस का लेवल भी अच्छा रखा है। तो थोड़ा सा आपको स्ट्रेटेजी AIB 19 वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनको थोड़ा सा कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए ये डाटा है हमारे पास, AIB 17 का डाटा है, क्योंकि AIB 18 का रिजल्ट अभी नहीं आया है। फिलहाल AIB 17 का जो ऑफिशियल बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो डाटा दिया है वो यही है कि आपका 1,73,586 कैंडिडेट्स ने जो है एडवोकेट्स हैं आपके, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, एग्जाम फी भरी थी। उनमें से आपका 1,71,402 जो आपके एडवोकेट्स हैं उन्होंने एग्जाम को अपीयर किया, एग्जाम में वो बैठे थे। लगभग 2000 बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया, स्किप कर दिया, शायद उनका कोई पर्सनल रीजन होगा, लेकिन मोस्टली आप मान के चलो तो लगभग 95-96% बच्चों ने एग्जाम अटेम्प्ट किया था। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कितने लोग ये बच्चे एग्जाम देते हैं आप ये समझो पहले, काफी अमाउंट में बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि आपने कहीं से भी LLB करी है, कुछ भी आपने किया है, और हर एक बच्चा देखिए LLB करता है तो अपने आप को एनरोलमेंट तो कराता ही है। एनरोलमेंट कराता है तो उसके बाद वो AIB का एग्जाम भी देता है ताकि ऑल इंडिया का उसको लाइसेंस मिल जाए। तो एग्जाम लगभग हर एक बच्चा देता है जिसने LLB किया है। तो अगर एग्जाम की बात करें AIB 17 की, या कोई भी ऐसा एग्जाम जो AIB ने अब तक कंडक्ट किया है, AIB 18 17 अब तक कंडक्ट हो चुके हैं, तो उसके अंदर देखिए यही है कि लोग सोचते हैं कि बेयर एक्ट अलाउड है इस एग्जाम में, तो शायद मेरे लिए बहुत आसान होगा, मैं फटाफट क्वेश्चन पढ़ूंगा, आंसर देखूंगा, कॉपी खोल के अपना देख लूंगा, बेयर एक्ट में से जो भी वो क्वेश्चन होगा मार्क कर दूंगा। लेकिन जितना आपको लग रहा है ये आसान, उतना आसान भी नहीं है। जिन बच्चों ने LLB में पढ़ाई करी है उनके लिए एक बार को मान सकते हैं आसान है, लेकिन भैया उन्हें भी एग्जाम से 2-3 दिन पहले थोड़ा सा सीरियस होके एक बार अपने आप की जो जिनकी नॉलेज है पूरी उसको एक सही डायरेक्शन में फ्रेम करना पड़ता है। वो भी ये नहीं कि बस रात को उठ के चले गए एग्जाम देने चले गए, वो भी थोड़ा सा एक बार देखते हैं, एक हफ्ते पहले थोड़ा सा अपना जो भी उनके कंसेप्ट है थोड़ा रिकॉल करते हैं वो भी। ठीक है, और अगर आपने LLB में भी पढ़ाई नहीं करी तो आप सोच सकते हो कि आपको तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, बिना मेहनत के नहीं निकलेगा एग्जाम। जैसे आपको पता है 30% अराउंड बच्चे फेल हो जाते हैं, 30% लगभग 27-28 या फिर 31-32, इस बार थोड़ा सा ये आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि इस बार पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा था। तो आप मान सकते हो 30% बच्चे फेल होते हैं, अगर हम मीडियन निकालें तो 1,70,000 आप मानो यहाँ पे राउंड फिगर, तो लगभग 50-51 हजार बच्चे फेल होते हैं हर साल। ठीक है, वो अगले साल फिर अपीयर होते हैं, फिर से एग्जाम, जो फॉर्म फीस है वो भी आपको पता है ज़्यादा है, 3600 रुपये जनरल की है, SC ST की शायद 2500 2500 रुपये है। तो हर साल एग्जाम फी भी आपकी बढ़ेगी, जैसे 100-150 रुपये हर साल बढ़ते हैं GST अमाउंट। तो आपको क्यों रिस्क लेना भाई, इतने ज़्यादा अमाउंट का आप क्यों फॉर्म भर रहे हो अगले साल, एक ही बार में अपना एग्जाम दो, अच्छे से क्लियर करो एक राइट स्ट्रेटेजी के साथ। ठीक है, वही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए अगर हम AIB 18 के पेपर की बात करें, जो काम की चीज़ है वो आपकी यही है कि आपको कोई भी एग्जाम देते हो आप, तो आपका जो लेटेस्ट पेपर होता है उसको आपको एनालाइज करना बहुत ही जरूरी होता है, तभी आपको उसका एग्जाम देना चाहिए। बिना आप एनालाइज करे कोई भी एग्जाम दोगे तो आप मान सकते हो आप कितनी प्रिपरेशन करो, लेकिन आप एक सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। तो AIB 18 का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर आपको पता है 100 क्वेश्चन आते हैं, ये आपके टॉपिक्स थे, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आए थे सब्जेक्ट से। तो जो सब्जेक्ट आपको रेड कलर में दिख रहे हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन, CRPC, CPC एंड लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ, ये आपके अगर आप काउंटिंग करोगे 10+10+11+4, ये आपके 35 सब क्वेश्चन बनते हैं। तो आप कह सकते हो कि ये 35 क्वेश्चंस का लेवल अच्छा था। इन 35 में से आप कह सकते हो कि 18 से 20 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका लेवल बहुत ही अच्छा था। तो वो मैंने आपको बताया था कि AIB आप कोई भी एग्जाम, अगर आप AIB 17 दोगे, 18 दोगे, 19 दोगे, 20 दोगे, 21 दोगे, कोई भी आप AIB का एग्जाम दोगे या कोई भी आप एग्जाम देते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें हमेशा ही होता है कि 20 से 25% क्वेश्चन आपके नए होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं,
बच्चों को उनमें उलझाने की कोशिश करता है एग्जामिनर, कि बच्चे इन क्वेश्चंस में उलझ जाएँ, उनका मोटिवेशन डाउन हो जाए, जिससे उनका पूरा पेपर होना चाहिए वो हो ना पाए, ठीक है? पैनिक कर जाएँ। तो आपको कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हो तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है कि मुझे कौन से क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करने हैं, कौन से क्वेश्चंस को छोड़ना है, किस क्वेश्चन पे मेरा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो उस क्वेश्चन को आप लास्ट में अटेम्प्ट करते हो। तो एक ये चीज़ भी आपको सीखनी होती है। तो ये 35 क्वेश्चन थे, 35 क्वेश्चन में से आप मान सकते हो 18 से 20 क्वेश्चन का लेवल डेफिनिटली बहुत अच्छा था। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो मेरा मेरा जो एआईबी 18 का मैंने सॉल्यूशन कराया था, लगभग 8000 बच्चों ने वीडियो देखा है, उसके अंदर आप देखना, मैं वीडियो के एंड में लिंक दे दूँगा, ठीक है? वो आप वहाँ पे भी देख सकते हो कि मैंने कैसे सॉल्यूशन कराया था पेपर का, वैसे ही आपको एग्ज़ाम में सोल्व करना है, ठीक है? तो आप मान सकते हो 18 से 20 क्वेश्चन हार्ड थे, डेफिनिटली हार्ड थे, बच्चों से नहीं हुए होंगे वो क्वेश्चंस, ठीक है? उसके बाद बात करें जो सब्जेक्ट आपको ब्लू कलर में दिख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कंपनी लॉ, इनका आप कह सकते हो थोड़ा-सा मीडियम लेवल था, ठीक है? मतलब या तो बच्चों से 5 के 5 नहीं हुए हैं या फिर हुए हैं तो बच्चों से 3-4 क्वेश्चन हो गए हैं, तो इनका मीडियम लेवल था, ठीक है? और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं आपके जो ग्रीन कलर में आईपीसी, एविडेंस, एडीआर, फैमिली लॉ, पीआईएल, प्रोफेशनल एथिक्स, एनवायरनमेंट लॉ, साइबर लॉ, टॉर्ट्स, मोटर व्हीकल कंज्यूमर टैक्सेशन लॉ, कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक रिलीफ, टीपीएनआईए, लैंड एक्विजिशन लॉ एंड आईपीआर, ये सारे जितने भी ग्रीन कलर के सब्जेक्ट्स हैं, इनको मैंने ग्रीन कलर इसीलिए किया है क्योंकि देखिए मैंने एक एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के 1500 से ज्यादा क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज अरेंज करके मैंने आपको प्लेलिस्ट बना के दी थी एआईबी एग्जाम से पहले, कि भैया ये कर लेना, अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो उसको हेल्प मिलेगी इससे। तो जितने भी ये ग्रीन कलर वाले सब्जेक्ट्स हैं, इनमें आप मान के चलो कि मोर देन 80% क्वेश्चन, 70 टू 80% क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के कंसेप्ट पे बेस्ड आए थे। अगर आपने वो प्रीवियस ईयर किए हैं तो आपके लिए ये सब्जेक्ट से क्वेश्चन करना आसान था। यानी कि मान के चले 35 ये रेड कलर वाले क्वेश्चन हो गए, 5 ये आपके ब्लू कलर वाले हो गए, टोटल 40 हो गए। लेकिन जो ग्रीन कलर वाले सब्जेक्ट्स हैं, इनको आप काउंट करोगे तो टोटल 60 क्वेश्चंस बनते हैं इनसे। तो आप मान के चलो कि 60 से 70% क्वेश्चन ऐसे थे जो अगर आपने प्रीवियस ईयर किया है तो आप डेफिनेटली अटेम्प्ट कर सकते थे और सही कर सकते थे। यानी आप मान के चलो कि आपके 55 से 60 नंबर तो कहीं जाने नहीं थे। हर एक बच्चे के जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से किए हैं, पूरा उसको पता है कि भाई कैसे सेक्शन को ढूंढना है, कीवर्ड्स को कैसे देखते हैं, वो उसने किया है। तो 55 से 60 नंबर हर एक बच्चे के आए हैं और ये एग्जाम क्वालिफाइंग एग्जाम है। कोई इसकी मेरिट लिस्ट नहीं जाती, बस आपको एक जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको ही क्लियर करना होता है, ठीक है? अगर आपके 100 में से 90 नंबर भी आ जाएँगे तो उसको आपको अलग से कोई रिमार्क नहीं मिलेगा, रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। हर एक बच्चे को बस क्वालिफाइंग मार्क्स है उसी को ही क्लियर करना होता है। तो हमने क्या सीखा एआईबी 18 के एग्जाम से जो हम एआईबी 19 में हमें करना चाहिए। सबसे पहले तो देखिए आप अपनी प्रिपरेशन है ना अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि कुछ नहीं कह सकते, एकदम से नोटिफिकेशन आएगा कि भाई मई में आपका एग्जाम है, आप थोड़ा सा पैनिक कर जाओगे। अगर अभी थोड़ा आप ढील रखोगे तो आप आज से ही, कल से ही थोड़ा सा अपना शेड्यूल बना लो कि मैं दिन में एटलीस्ट 45 मिनट से लेके 1 घंटा डेली का दूं। भाई ज़्यादा मत दो, इतना तो देना ही पड़ेगा आपको, ठीक है? इतना आप दो, ठीक है? इससे कम मत दो। ज़्यादा अगर आप लग रहे हो कि मैं बहुत वीक हूँ तो ज़्यादा भले ही दे सकते हो, लेकिन इससे कम मत दो। 45 मिनट से 1 घंटा तो आप डेली दो। उसके अंदर आप क्या करोगे, कोई आपको बुक परचेज नहीं करनी है अलग से कि भाई मेरे को ये बुक पढ़नी पड़ेगी, थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, कुछ नहीं पढ़ना। मोर देन आपके 75 से 80% क्वेश्चन डायरेक्ट बेयर एक्ट से आते हैं। बस दिक्कत यही आती है कि बच्चे उन क्वेश्चंस को बेयर एक्ट में से ढूंढ नहीं पाते हैं। सारा गेम केवल इसी का है। वो आप कैसे ढूंढ पाओगे, जब आप प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे कि भाई किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहा है, कौन से सेक्शन से बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन से केस लो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो वो तो इंपॉर्टेंट चीजें हो गई ना। तो इसीलिए आपको मैं कह रहा हूँ केवल प्रीवियस ईयर आप करो, प्रीवियस ईयर से आप प्रैक्टिस करो, और जो भी आपको सेक्शंस है, आर्टिकल्स हैं, शेड्यूल है, उनको अपने बियर एक्ट में मार्क करते चलो, साथ के साथ हल्का सा इंडेक्स में पेंसिल से टिक लगा लो, ठीक है? और हर एक बियर एक्ट का इंडेक्स जरूर पढ़ो, इंडेक्स पढ़ना मस्ट है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा, आप अपना कीवर्ड देखोगे, उस कीवर्ड को इंडेक्स में आप फाइंड करने की कोशिश करोगे, फिर आप वहां से मेन सेक्शन में आओगे, फिर मेन सेक्शन को पढ़ोगे, फिर आप क्वेश्चन देखोगे। जो एआईबी 18 एग्जाम था उसमें इन्होंने अच्छा काम ये किया इस बार कि क्वेश्चन अगर आपको पता भी चल गया ना इस सेक्शन में से क्वेश्चन आया है, तो वो उन्होंने क्वेश्चन इस तरीके से ऑप्शन दिए हैं कि आपको पूरा का पूरा सेक्शन डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप पूरा सेक्शन डिटेल में नहीं पढ़ोगे, आप उस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क नहीं कर पाओगे। तो इससे क्या हुआ, बच्चों का टाइम ज्यादा लगा है, बच्चों का टाइम ज्यादा लगा है तो वो पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए, इसलिए काफी बच्चों का पेपर छूट भी गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको ये चीज़ पहले से पता है कि भाई मुझे इन चीज़ों का ध्यान रखिए, तो आपको इन्हीं डायरेक्शन में अपनी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके साथ एग्जाम में ये दिक्कत ना हो। कई बच्चों ने, अब मैंने देखा कि सिलेबस ही पूरा कवर नहीं किया। एटलीस्ट वो भाई आप 85 टू 90% तो सिलेबस देखिए, आपको कवर करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस बार एआईबी 18 में मान लो कॉन्स्टिट्यूशन, सीआरपीसी, सीपीसी, लेबर थोड़ा सा अच्छा दिया था इन्होंने, कोई गारंटी नहीं है।
अगले आने वाले टाइम में आपका आईपीसी हार्ड हो जाएगा, एविडेंस हार्ड हो जाएगा, फैमिली लॉ हार्ड हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन आसान हो जाएगा, ठीक है, कुछ कह नहीं सकते। इसीलिए आप एटलीस्ट 80, 85, 90% सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ कि करके जाइए। कोई भी आप टॉपिक छोड़िए मत, मेरे अकॉर्डिंग पूरा ही पढ़िए। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि भाई ये सब्जेक्ट तो मैंने अपने एलएलबी में भी नहीं पढ़ा, तो आपको दिक्कत आएगी, मैं मान सकता हूँ। लेकिन एटलीस्ट 85 टू 90% कर लीजिए, क्योंकि वो आपको हेल्प देगा। ज़्यादा सिलेबस छोड़ के मत जाइए, ठीक है। एक आप ये वीडियो जो मैं बता रहा हूँ, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर इन एग्जाम एआईबी एंड हाउ टू यूज बीआरएक्स फास्ट, कि भाई एग्जाम हॉल में आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में कौन से क्वेश्चन करने हैं, ओएमआर को कैसे फिल करना है, वो सारा मैंने इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है। काफ़ी लोगों ने ये वीडियो देखा है, 14,000 से प्लस व्यूज है, काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया है, 450 के लगभग लाइक्स भी हैं। तो लोगों ने इसको यूजफुल माना है, आप भी एक बार देख सकते हो। काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को देख के एग्जाम में अप्लाई किया और उनका एग्जाम क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है आपके लिए ऑलरेडी, अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैं प्रीवियस ईयर कहाँ से प्रैक्टिस करूंगा, सब्जेक्ट वाइज मुझे क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे और मैं कीवर्ड्स कैसे फाइंड करूंगा, वो पूरा एक प्रोसीजर होता है। तो वो आपको मैंने ऑलरेडी एआईबी की जो प्लेलिस्ट है वो आपकी बना के दे रखी है। 1600 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, हर एक क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज अरेंज कर रखा है, बड़े ही आराम से बता रखा है कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है, कौन से क्वेश्चन आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे पता है आपको टोट्स जो होता है सब्जेक्ट, आपका एक फैमिली लॉ में आपका मुस्लिम लॉ होता है, ठीक है, कोई भी डॉक्ट्रिन होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के जितने भी आपके रूल होते हैं, ये चीज़ें आपको थ्योरेटिकल चीज़ें होती हैं, ये आपको बेयर एक्ट में नहीं मिलेंगी, ये आपको याद करनी पड़ेंगी और आप सारा भी याद नहीं कर सकते हो। तो एटलीस्ट प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं इन टॉपिक पे, वो आप याद कर लो और अपना नोट्स बना लो, ताकि एग्जाम में अगर उनसे क्वेश्चन आएगा तो वो आपको नहीं छोड़ना है। तो आप इस प्लेलिस्ट की हेल्प ले सकते हो, 50 के लगभग वीडियोज़ हैं पूरे, आप उनको देखो। एटलीस्ट डेली 1 से 2 वीडियो देखना शुरू कर दो, एग्जाम तक आते-आते आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और फिर आप आराम से बिना किसी टेंशन के आप अपना एग्जाम दे सकते हो। आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपका एग्जाम अच्छे मार्क्स से क्लियर हो जाएगा। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हो या मुझे पर्सनली व्हाट्सअप करके वहाँ से मुझसे बात कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।